कल ईद थी। आज छम्मी का अब्बा के मनी ऑर्डर आया था। छम्मी बड़े चाव से भागकर दस्तखत करने आई, मगर जब 5 रुपए देखे तो उसका मुंह सुर्ख हो गया। कूपन पर लिखा था कि इन रुपयों से ईद के कपड़े बनवा ले। छम्मी ने 5 का नोट वसूल किया और बीच आंगन में खड़े होकर नोट के पुर्जे पुर्जे करके फेंक दिया। सब हाय हाय करते रह गए। इतने रुपए से तो हमारे अब्बा की तीसरी बीवी साहिब का कफन तक न आएगा। जाने लोग बच्चे पैदा ही क्यों करते हैं। इससे अच्छा तो कुत्ते के पिल्ले ही पाल लें। छम्मी पलंग पर बैठ गई। अरे छम्मी, तुम पागल हो गई हो। 5 रुपए में कितना अच्छा जोड़ा बनता। बड़ी चची ने लपक कर नोट के पुर्जे उठा लिए और इस तरह हथेली पर रखने लगी जैसे जोड़ रही हूँ। आपसे किसने कहा है बोलने को? वो खड़ी हो गई। अगर मेरे जोड़े की फिक्र होती तो पहले से मनी ऑर्डर न करते। अब क्या रातों रात परियां आकर मेरे कपड़े सी देंगी? छम्मी पांव पटकती अपने कमरे में चली गई। बड़ी चची ने फूंक मारकर नोट के पुर्जे उड़ा दिए और चौकी पर बैठकर पानदान खोल दिया। करीमन बुआ पतीली मांजते हाथ धोकर उठी और नोट के टुकड़े चुनकर आंचल में बांध लिए। फिर पतीलियों की कालिक साफ करने बैठ गई। अल्लाह मारे, यह कागज किस काम के वो होते थे अपने जमानों में। खरी चांदी के रुपए, सोने की अशर्फियां और गिन्नियां, कोई उन्हें फाड़ता तो देखते। करीमन बुआ बड़बड़ाती रही और आलिया दालान के मेहराब के बीच में बैठी चुपचाप सुनती रही। वो बार बार छम्मी के कमरे की तरफ देख रही थी, जो अब खुद को प्रताड़ित करने के लिए उतने लंबे चौड़े कमरे में अकेली पड़ी न जाने क्या कर रही थी। आलिया को तो उस कमरे से हौल आता। दादी की मौत के कितने बहुत से दिन गुजर गए, मगर उसे तो आज तक दादी की इंतजार करती नजरें कमरे में डूबती उभरती नजर आती। उनकी तेज तेज सांस अभी साए साए करती महसूस होती। अब भला छम्मी को किस तरह मनाया जाए, वो उकता रही थी। अरे जफर चचा, क्या यह छम्मी आपकी बेटी नहीं? क्या बीवी के साथ औलाद भी मर जाती है? वो ऊपर अपने कमरे में चली गई और अपने कोर्स की किताबें उलटने पलटने लगी। लाख सर मारा मगर पढ़ने में जी न लगा। बस उसे बार बार छम्मी का ख्याल सता रहा था। छम्मी एक दिन खुद को दुख पहुंचा पहुंचा कर खत्म कर लेगी। खिड़की से बाहर स्कूल की इमारत के पीछे सूरज डूब रहा था। नीचे की मंजिल में अब बड़ी गहमा गहमी थी। रोजा अफ्तार करने का वक्त करीब आ रहा था। आलिया ने किताबें समेटकर टिपाई पर रख दी और खिड़की में उकड़ू बैठकर बाहर देखने लगी। गडेरियों वाले के सर पर रखे हुए पीतल के थाल में फूलों के गजरे सजे हुए थे। वो गा गा कर गडेरिया बेच रहा था। आलिया को उसकी भोंडी आवाज भी जाने क्यों बड़ी अच्छी लग रही थी और उसने एकदम महसूस किया कि वो उदास हो रही है। शामें उसे हमेशा उदास कर देती। जाने कैसी नामालूम सी कैफियत हावी हो जाती। वो खिड़की से कूद कर नीचे आ गई। रोजा खुलने का वक्त अब बिल्कुल करीब आ गया था। वह करीमन बुआ का हाथ बटाने के ख्याल से नीचे चली गई। करीमन बुआ पर उससे कितना रहम आता। सारा दिन चूल्हे की कोख में बैठे बैठे उनकी कमर टेढ़ी हो जाती। उसने कितनी बार सोचा था कि यह करीमन बुआ यहाँ से भाग क्यों नहीं जाती। यहाँ सिर्फ फटे पुराने कपड़े और रोटी और हके नमक पर जिंदगी बिताए देती हैं। इतनी मेहनत पर तो उन्हें किसी भी घर में 10-15 रुपए की नौकरी मिल जाएगी। मेहनत का फल रुपया ही तो होता है। मगर शायद करीमन बुआ ने तो कभी ख्वाब में भी ऐसी बातें न सोची होंगी। करीमन बुआ कितने फख्र से कहती कि मेरी माँ मालकिन के दहेज के साथ आई थी। मालकिन की खिदमत करते करते खुदा को प्यारी हो गई और अब खुदा मुझे भी बड़े मियाँ के हाथों सुवारत करे। आलिया इन बातों पर कैसी हैरान होती। उसने कभी करीमन बुआ को इस घर से उगते न देखा। वो काम से भी कभी न थकती। बिगड़े हुए वक्त के साथ उनका सम्मान करने का ढंग भी न बिगड़ा। क्या मजाल थी जो कभी ऊंची आवाज से बात की हो। तख्त पर दस्तरखान बिछाकर इफ्तारी का सामान चुना जा चुका था। बड़ी चची तले हुए चनों पर नींबू निचोड़ रही थी। करीमन बुआ को शायद रोजा लग रहा था, इसलिए निढाल सी बैठी थी। बड़े चचा बरामदे में बिछे हुए खुदे पलंग पर बैठे थे। जेब से निकली हुई घड़ी सीने पर लटक रही थी और उनके पास बैठा हुआ शकील बार बार झुककर घड़ी देख रहा था। कुछ दिन से जमील भैया ने उस पर सख्ती शुरू कर दी थी, इसलिए वो घर से ज्यादा देर गायब नहीं रह पाता। छम्मी अपने कमरे की दहलीज पर खड़ी थी। पाजामे की फैली हुई मैली गोट से उसके गट्टे नजर आ रहे थे। जब उसने आलिया को देखा तो आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई पास आ गई और बिना कुछ बोले शकील के पास बैठ गई। बाहर बैठक में बड़े चचा के कई मेहमान विराजमान थे और इसरार मियाँ बैठक के दरवाजे से सर निकालकर कई बार झांक चुके थे। करीमन बुआ, जरा जल्दी से बाहर इफ्तारी भेज दो। रोजा खुलने में सिर्फ 2 मिनट रह गए हैं। बड़े चचा ने सीने पर लटकती हुई
घड़ी को देखकर कहा और करीमन बुआ कमर टेढ़ी किए उठी और तख्त पर रखी हुई 2 प्लेटें उठाकर बैठक की तरफ लपकी। इसरार मियाँ तो जैसे ताकी में थे, जब मेहमान होते तो उनके मजे हो जाते, वरना वरना वो गरीब तो रोजा भी उस वक्त ही खोलते जब वक्त खत्म हो चुका होता। अम्मा तख्त पर इस तरह छलिया काट रही थी जैसे इफ्तारी पर पहरा दे रही हूँ। घटिया काम तो उन्होंने कभी किए ही न थे, बस यही कि खाने पीने की चीजों के हिस्से बखरे कर दिए या इसरार मियाँ का लाया हुआ सौदा सुलूक देखकर ऐतराज कर लिए। शक शुबहा के साथ हिसाब जोड़ लिया। पास की मस्जिद में गोला छूटा और फिर नगाड़ा बजने की तेज आवाज आने लगी तो अम्मा ने प्लेटों में रखा हुआ सबका हिस्सा बांटना शुरू कर दिया। आलिया ने तांबे का नक्काशीदार जग उठाकर सबके गिलासों में नींबू का शरबत भर दिया। छम्मी की प्लेट यूं ही पड़ी थी, उसने सिर्फ शरबत के घूंट से रोजा खोल लिया था। छम्मी कुछ तो खा लो, खाली पेट में शरबत लगेगा। बड़ी चची ने प्लेट उठाकर उसके हाथ में पकड़ाना चाहा तो उसने बड़ी चची का हाथ झटक दिया। अब भूख लगेगी तो खुद ही खा लेगी, अम्मा ने कहा, मगर छम्मी खामोश रही। अपने नोट का दुख होगा ना, मझले चचा ने भेजा था, उन्होंने फाड़ कर फेंक दिया। हमी को दे देती। शकील रोजा खोलकर तरंग में आ चुका था। तुम जैसे फकीरों को नहीं देती, छम्मी ने तड़ से जवाब दिया। भाई ये तो सख्त बदजवान लड़की है। बड़े चचा ने घूर कर छम्मी को देखा। किसी दिन जवान खींच लूंगा, आपको तो मैं अपनी जवान छूने भी न दूं। हर वक्त काफिरों की जमात में रहते हैं और दुनिया को दिखाने के लिए रोजे रखते हैं, बस हद है। छम्मी ने नफरत से होठ सिकोड़ लिए। शर्म नहीं आती? कोई अपने बड़े चचा से यूं बातें करता है? कोई लिहाज नहीं। बड़ी चची ने फौरन डांटा। मारे गुस्से के मुंह लाल हो रहा था, यानी उनके सामने छम्मी उनके शौहर से इस तरह बात करे। अरे कोई चचा वचा नहीं, छम्मी ने बड़ी लापरवाही से कहा। भाई तुम चुप रहो, क्यों इस जाहिल के मुंह लगती हो? बड़े चचा गांव तकिया लगाकर लेट गए। हाँ, हमारे कोई मुंह न लगे, हम जाहिल हैं। सभी की डिग्रियां खा जाएंगे और डकार भी न लेंगे। छम्मी पांव पटकती अपने कमरे में चली गई। 14वीं सदी है, गाय सिंग बदलेगी और कयामत आ जाएगी। करीमन बुआ किसी को कुछ न कह सकती थी, इसलिए उन्हें कयामत याद आ रही थी। भाई हद है बदजबानी की, घर में तुमने सांड पाला है भाभी। अम्मा ने तुरंत बड़ी चची पर हमला कर दिया। अब देखो न दुल्हन, यह तो इसके बाप का कसूर है। अब क्या पहनेगी यह बच्ची? जब कोई छम्मी के पीछे पड़ने लगता तो बड़ी चची तुरंत आड़े आ जाती। थोड़ी देर के लिए सब खामोश हो गए। बड़े चचा ने आंखें मूंद ली। शकील अपने स्कूल के काम में जुट गया। करीमन बुआ लालटेनों की चिमनियां साफ करने लगी, मगर छम्मी कैसे चुप रहती? कपड़े न बनने का इंतकाम अभी पूरा नहीं हुआ था। वो अपने अंधेरे कमरे में अपनी तुकबंदी को लहक लहक कर गाने लगी। काशी में तुलसी बोई, सब बकरियां चर गईं। गांधी नेहरू मातम करो, काशी की मैया मर गईं। बड़े चचा एकदम से चौंक पड़े। देखो उसे मना करो, बाहर मौलाना साहब वगैरह बैठे हैं, सब क्या कहेंगे? सारी आवाज बाहर जाएगी। बड़े चचा गुस्से से सुर्ख हो। छम्मी, खुदा के लिए कुछ तो सोचा कर, बाहर मेहमान बैठे हैं। बड़ी चची छम्मी के कमरे की तरफ लपकी। आपको क्या हम अपने कमरे में गा रहे हैं? यह कमरा हमारा है। जब आपके कमरे में आकर गाएं तो मना कीजिएगा। बाहर सुनते हो तो सुने, जरा उन्हें भी तो मालूम हो कि यहाँ सब काफिर नहीं रहते। वो बड़े चचा को चिढ़ाने के लिए फिर गाने लगी। काशी में तुलसी, अरे जाहिल पागल, मैं कुछ बोलता नहीं और तू आपे से बाहर है। अब गा अच्छी तरह। बड़े चचा तेजी से कमरे की तरफ लपके। बैठक का दरवाजा बंद कर दो शकील, उन्होंने मुड़ कर कहा और फिर पूरे जोश से बड़े चचा ने छम्मी के मुंह पर कई थप्पड़ जड़ दिए। शकील दरवाजा बंद करके इस तरह खड़ा था जैसे तमाशा देख रहा हो। काशी में तुलसी बोई, छम्मी जोर से चीखी। मैं गाऊंगी, मैं गाऊंगी। चुप, बड़े चचा ने उसके मुंह पर हाथ रखकर दबा दिया। बड़ी चची हाँफ हाँफ कर अपने शौहर को हटा रही थी और आलिया कमरे की दहलीज पर खड़ी आंखें फाड़े बड़े चचा को देख रही थी। बड़े चचा आज कितने अजीब ढंग से इस घर में अपनी अहमियत जता रहे थे, और वो भी सिर्फ इसलिए कि उनकी राजनीतिक प्रतिबद्धता को ठेस लग रही थी। उस वक्त बड़े चचा उसे सियासी डाकू मालूम हो रहे थे। गजब खुदा का, जवान लड़की पर हाथ उठाते हो, बिन माँ की बच्ची पर। बड़ी चची की आवाज भर्रा रही थी। वो बड़े चचा को खींचती हुई कमरे से बाहर ले गई तो आलिया दौड़कर छन्नी से लिपट गई, जो पुरानी मसहरी पर पड़ी सिसक सिसक कर रो रही थी। बजिया बाहर भाग जाइए। रोते रोते छम्मी एकदम चुप होकर जैसे बड़े सुकून से चित्त लेट गई। आलिया बाहर आकर बरामदे के मेहराब से टिक कर खड़ी हो। बड़ी चची जारो कतार रो रो कर चुपके चुपके कह रही थी, अब अगर कभी हाथ लगाया तो याद रखना, अपनी जान दे दूंगी। मेरा तो कलेजा फट गया। बिन माँ की बच्ची, मैंने उसे पाला है, मेरे दिल में उसकी ममता है। उस वक्त उन्हें एहसास ही नहीं रहा था कि छम्मी गरीब थी, खुद से पल गई।
बड़ी चची उसे पालना तो चाहती थी, लेकिन ढेरों कामों के मलबे में दबने के बाद उन्हें फुर्सत ही कहाँ मिलती जो छम्मी को भी उसका पैदाइशी हक दे सकती। मैं तो खुद घर में किसी से नहीं बोलता, मगर यह लड़की अजाब है। कल ही जफर मियाँ को खत लिखता हूँ कि किसी के साथ इसके 2 बोल पढ़ाकर इस घर से यह लानत दूर कर दो। बड़े चचा ने करवट लेकर आंखें बंद कर ली और बड़ी चची आंसू पोंछकर पान बनाने लगी। अम्मा ऐसे आराम से बैठी थी जैसे कुछ हुआ ही नहीं। हंगामे के बाद का सन्नाटा छाया हुआ था। बड़े चचा का चेहरा तमतमाया हुआ था। वो बार बार आंखें खोलते और बंद कर लेते। उसी वक्त जमील भैया आ गए। सब चुप क्यों हैं? कल ईद है भाई। जमील भैया ने आलिया को की तरफ देखा जो ऊँघती हुई मालूम हो रही थी। पिटाई हुई है? शकील ने जमील भैया की तरफ झुक कर कहा। किसकी पिटाई हुई है? अरे कुछ भी नहीं, वही छम्मी काशी में तुलसी बोई की रट लगा रही थी। बाहर मेहमान बैठे थे, तुम्हारे अब्बा ने एक थप्पड़ लगा दिया। बड़ी चची ने बात को बिल्कुल हल्का फुल्का बनाकर कहा और फिर जल्दी से एक पान कल्ले में ठूस लिया। मगर आपने उसे मारा क्यों? आप उसे समझा सकते थे, उसकी बदतमीजी को रोक सकते थे, मगर मारना कहाँ का इंसाफ है? वह अपनी राय जाहिर करती है तो आप चिढ़ते क्यों हैं? जब आप लोगों को अपनी बात कहने की आजादी नहीं देते तो अपना मुल्क किस तरह आजाद कराएंगे? और अगर आपका मुल्क आजाद भी हो गया तो उस आजादी को कैसे बरकरार रखेंगे? जमील भैया ने बड़े जोश से एक ही सांस में इतना कुछ कह डाला। साहबजादे, तुम घरेलू बातों को मुल्की मामलों से मत टकराया करो और न जाना ज्यादा काबिलियत झाड़ा करो। तुम कुछ नहीं जानते। बड़े चचा ने बड़ी हिकारत से देखकर फिर आंखें मूंद ली। आप मेरी काबिलियत की बात न किया करें। आपने तो मुझे सिर्फ प्राइमरी तक पढ़ाकर गिल्ली डंडा खेलने को छोड़ दिया था और फिर मुल्क आजाद कराने लगे थे, जैसे मैं तो आपके मुल्क का शहरी था ही नहीं, जैसे मुझे तो अच्छी जिंदगी गुजारने का कोई हक ही न था। मैंने बीए नहीं किया है, लोहे के चने चबाए हैं। जरा आप यह तो बताएं कि जब आपको एक घर का ख्याल नहीं तो इतने बड़े मुल्क के इतने बहुत से घरों का किस तरह ख्याल करेंगे? यह भी बहुत रही कि एक घर को कुर्बान करके 2 घरों को बचा लो। लाहौल बिला, क्या बेतुकी तकरीर करके दिमाग चाट रहे हो? मियाँ आजादी और कुर्बानी का मतलब तुम्हारी समझ से ऊपर है। बस अपनी शायरी करो और दाद गाओ, रगे गुल से बुलबुल के पर बांधो और खुश रहो। बड़े चचा ने करवट ले ली। जी बिल्कुल दुरुस्त हैं, मगर जमील भैया भला आलिया के सामने किस तरह हार मानते? वो फिर कुछ कहना चाहते थे कि बड़ी चची माथा पीटने लगी। हाय, मैं कहती हूँ कि इस घर का आवा ही बिगड़ गया है। हद है कि बेटे साहब अपने बाप से बहस कर रहे हैं। खुदा की कसम एक दिन जहर खा लूंगी। बड़ी चची को रोना आने लगा। भाई ठीक तो कहता है जमील। अम्मा ने जमील भैया की हिमायत की, मगर वो तो चुप होकर बड़ी बेबसी से अपने लोहे की कुर्सी पर जा बैठे थे और हाथ मलमल कर कुछ सोच रहे थे। दोनों वक्त मिल रहे हैं और यह लड़ाई झगड़े इस मुल्क के दुख ने तो सब कुछ तबाह कर दिया। करीमन बुआ हर तरफ जली हुई लालटेनें रखती फिर रही थी। बड़े आए हमदर्दी करने वाले। छम्मी झमाके से बाहर निकल आई और बड़े चचा के पलंग के पास खड़ी हो गई। हमें कौन रोक सकता है? हाँ, काशी में तुलसी बोई सब बकरियां चर गई, वो जोर से चीखी। लाहौल बिला, बड़े चचा सहसा हंस पड़े। सचमुच पागल है। बड़े चचा के हंसते ही शकील, अम्मा, बड़ी चची और जमील भैया भी हंसने लगे। हाँ अब ठीक है। छम्मी जमील भैया की तरफ बढ़ी। तुम हंसो। तुमसे किसने कहा था कि मेरी हिमायत करो? मैं तुम जैसों को मुंह नहीं लगाती। अब मैं उन जैसों से मोहब्बत करूंगी खामखा बीए करने के लिए मेरे सामने नाक रगड़ते थे। छम्मी फिर अपने कमरे में जाने के लिए मुड़ गई, मगर कमरे की दहलीज पर ही बैठ रही। कुछ क्षणों के लिए कैसा सन्नाटा छा गया। सबने जैसे चौंक कर जमील भैया की तरफ देखा। सबसे ज्यादा गहरी नजरें अम्मा की थी, मगर जमील भैया बड़ी संजीदगी से नजरें झुकाए शकील की किताब के पन्ने उलट रहे थे और उस सन्नाटे में बड़े चचा इस तरह खखार रहे थे जैसे गले में कुछ फंस गया हो। आज उन्होंने अपना 5 रुपए का नोट भी फाड़ डाला। मुझे दे देती तो मैं मिनटों में अपने ईद के कपड़े सिलवा लेता। अब मैं उनके खत नहीं ले जाया करूंगा। शकील ने नोट फटने की सूचना के साथ एक और रहस्य उद्घाटन कर दिया। कहाँ ले जाते थे खत? अम्मा ने पूछा। थानेदार के बेटे मंजूर साहब को देता था। शकील ने छम्मी की तरफ देखकर बड़ी मासूमियत से कहा। अरे रे! अम्मा और बड़ी चची इस धमाके से भयभीत होकर रह गई। सब खामोश थे, कोई किसी की तरफ नहीं देख रहा था। कितनी गहरी खामोशी छा गई थी। छम्मी उठी और बड़ी उदासीनता से सबके एहसासात पर दर्राती जीने पर होली। आलिया नजरें गड़ा गड़ा कर शकील को देख रही थी। वो डर रही थी कि अब बड़े चचा छम्मी का बुरा हश्र करेंगे। 11-12 साल का शकील उसे पक्का पाजी मर्द नजर आ रहा था। बड़े चचा ने करवट बदली तो आलिया सर से पांव तक कांप गई। उसे ऐसा महसूस हुआ कि बड़े चचा छम्मी पर हमला करने के लिए उठ रहे हैं, मगर बड़े चचा करवट लेकर गुमसुम पड़ रहे। तो उसने इत्मीनान की सांस ली।
भाई हद है बड़े भैया। अम्मा ने बिफर कर बड़े चचा की तरफ देखा। क्या? पैसे के साथ साथ इस घर की हया भी उड़ गई? पहले भी इस खानदान में क्या कुछ नहीं हो चुका जो अब छम्मी कसर पूरी करेगी? मार मार कर उसका भुरकस निकाल दीजिए, न कि चुपचाप लेटे रहें। बड़े चचा उठकर बैठ गए। शकील, बैठक से कलम कागज ले आओ। मैं जफर मियाँ को खत लिख दूं, वो शादी की इजाजत दे दे तो फिर कोई लड़का ढूंढ लूंगा। शकील भागकर कलम कागज ले आया और बड़े चचा खत लिखने बैठ गए। क्या बड़े चचा अपनी बेटी की तरह छम्मी को भी कहीं धकेल देंगे? आलिया ने दुखे मन से पूछा। आंसू जब्त करने की कोशिश में मुंह छुपाकर बैठ गई। मेरा बस चले तो हड्डियां तोड़ दूं। क्या मजे से छलावा ऊपर चली गई। अम्मा बराबर बिखरे जा रही थी। वाह, सब लोग ईद का चांद देखना तो भूल ही गए। शकील हड़बड़ा कर पलंग से कूदा और इसी बहाने बाहर भाग गया। जमील भैया उसकी तरफ से बिल्कुल बेखबर बैठे थे। दरवाजा जोर से खड़का। नजमा फूफी का साथ था, वो कल सुबह पहुंच रही थी।